हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा लोअर पीसीएस का जो एग्जाम कराया गया है उसमें आप लोगों ने अपीयर किया होगा और अच्छे से अपने प्रश्नों को ओएमआर सीट पर उसका उत्तर भर के आया होगा। इसी श्रृंखला में हम लोअर पीसीएस के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे, उसके प्रश्नों को हल करेंगे। फिर उसके बाद हम कट ऑफ की चर्चा करने वाले हैं कि कौन इस जितने भी एग्जाम की ये पूरी जर्नी रही है उसमें कितने कट ऑफ बनने की संभावना हो सकती है। तो आइए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न पूछा गया था हमारा 1995 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस संगठन के अंतर्गत की गई थी। पहला क्वेश्चन था 1995 ईस्वी में एनसीडीएम की स्थापना हुई थी। यह जो स्थापना हुई थी ये किस संगठन के अंतर्गत की गई थी, ये हमारा पहला क्वेश्चन पूछता है। तो यह जो संगठन है 1995 में गठित किया गया था, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र, नेशनल सेंटर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की स्थापना। यह संगठन जो है वो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान यानी कि आईआईआईपी आईआईपीए के द्वारा, इस संगठन के द्वारा एनसीडीएम की स्थापना हुई थी। आईआईपीएम भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, ये जो है उससे एनसीडीएम की स्थापना की गई थी। ये हमारा पहला प्रश्न हुआ। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है संसद में किस समापन प्रस्ताव यानी कि क्लोजर मोशन के तहत केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस की अनुमति दी जाती है। संसद का जब समापन प्रस्ताव दिया जाता है तो उसमें जो बहस की अनुमति दी जाती है वो गिलोटिन समापन पर दिया जाता है। इसमें चार ऑप्शन दिया गया था, साधारण समापन, कंगारू समापन, खंडों द्वारा समापन, गिलोटिन समापन और पांचवा ऑप्शन था उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा आंसर होने वाला है वो गिलोटिन समापन है। जो समापन प्रस्ताव है संसद में, समापन प्रस्ताव पर जो बहस होती है उसके लिए गिलोटिन प्रस्ताव का प्रावधान किया गया है। अब इसमें हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है औषध प्रतिरोधी ड्रग रेजिस्टेंट श्वसन मार्ग संक्रमणों के उपचारों के लिए किस नए भारतीय एंटीबायोटिक का विकास किया गया है। इसमें चार ऑप्शन दिया गया है, एजिथ्रोमाइसिन, नेफिथ्रोमाइसिन, रेमडेसिविर और फेविपिराविर और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें नेफिथ्रोमाइसिन ये क्या करता है, औषध प्रतिरोधी के रूप में भारतीय एंटीबायोटिक का विकास किया गया है नेफिथ्रोमाइसिन। यानी कि तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो होगा नेफिथ्रोमाइसिन, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरे का गिलोटिन प्रस्ताव, पहले का आंसर भारतीय लोक प्रशासन संस्थान। फिर इसी में बात करते हैं चौथा क्वेश्चन जो पूछा गया है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को किस विशिष्ट बिंदु पर स्थापित किया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह पृथ्वी की समान गति से सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो हम जानते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य L2 लैग्रेंज पॉइंट 2 कहते हैं इसको, इस पर स्थापित किया गया है। तो आपका जो चौथा पॉइंट होगा वो सूर्य पृथ्वी 2 होगा, सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज पॉइंट 2, लैग्रेंज, इसको लैग्रांज पॉइंट कहते हैं। अब हम पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा पांचवा क्वेश्चन होने वाला है, पांचवा क्वेश्चन कहता है कि 1965 में भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र ईपीजेड यानी कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन
कहाँ स्थापित किया गया था? 1965 में। पांचवा क्वेश्चन है, जो ईपीजेड एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन 1965 में स्थापित किया गया था, यह कहाँ स्थापित किया गया था? कांडला पोर्ट पर। तो पांचवे का जो हमारा आंसर होगा वो कांडला पोर्ट होने वाला है। अब इसी में नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें 5 ऑप्शन का दिया हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का बदलता हुआ ट्रेंड हमको दिखाई पड़ता है, जिसमें 5 ऑप्शन देकर के आपके क्वेश्चन को और थोड़ा टफ बना देता है। यदि आपको पता है तभी आप आंसर लगा सकते हैं। छठा क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाला पहला स्वदेशी रूप से विकसित हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर। हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH, इसको लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर कहते हैं, जो कि ध्रुव या पहला स्वदेशी रूप से हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। ये हमारा आंसर हो जाता है। इसमें कई दिया हुआ है ऑप्शन, रुद्र है, ध्रुव है, चीता है, तेजस है। तेजस जो है वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, LCA। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। किस प्रभाव के कारण नैनो कण का गलन ताप उनके आकार के घटने के साथ घट जाता है? ये हमारा जो घटने का काम होता है वो गिब्बस थॉम्पसन इफेक्ट माना जाता है। जो 7वां क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा गिब्बस थॉम्पसन प्रभाव, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। जैव विविधता अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का है, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी परित्यक्त वस्तुओं को लाल श्रेणी के अंतर्गत संदूषित पुनर्चक्र योग्य अपशिष्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो इसमें हमारा एक पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है और छठवां सही होगा। यानी कि अंतःशिरा ट्यूब और सेट, कैथेटर, बिना सुई वाली सिरिंज और प्रयुक्त संदूषित कांच की शीशियां, ये हमारा इसमें सही होगा। फिर उसके बाद बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वर्गीकरण के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL को कौन से रत्न का श्रेणी का दर्जा दिया गया है? ये हमारा 9वां क्वेश्चन होने वाला है। BSNL को हम लोग जानते हैं कि यह नवरत्न श्रेणी का दर्जा प्राप्त कराया गया है। BSNL को, भारतीय संचार निगम लिमिटेड को BSNL जो है वो नवरत्न श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया है। 3 श्रेणियां होती हैं, नवरत्न होता है, मिनी रत्न होता है, मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न कंपनियां जो होती हैं उनको श्रेणी का दर्जा दिया जाता है। जो BSNL है उसे नवरत्न श्रेणी का दर्जा दिया गया है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं। रेलवे सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा ATP प्रणाली विकसित की गई। ये हम जानते हैं कवच सिस्टम। जो कवच सिस्टम होता है वो 2 रेल के बीच कवच प्रणाली लगी होती है, तो वो 500 मीटर पर ट्रेन को रोक देता है, टक्कर होने से बचाव होता है। जो 10वां हो जाएगा वो होगा कवच प्रणाली, जो कि भारत की स्वदेशी रूप से विकसित की गई है। 11वां क्वेश्चन की बात करते हैं। 11वां कहता है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि NDRF के संबंध में कौन कौन से कथन विचार करते हैं? यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करता है। दूसरा बात करते हैं, इसका गठन 2006 में किया गया था। यह आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय योजना तैयार करने के लिए किया गया है। तो इसमें हम देखते हैं यह आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय योजना तैयार करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। ये तीसरा गलत हो जाएगा। हमारा पहला और दूसरा क्वेश्चन सही हो जाएगा। पहला और दूसरा आंसर सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सतत विकास लक्ष्य SDG संख्या की बात करता है, जिसकी चर्चा हमने वन डे वन टॉपिक में कर चुका है। अगर यदि आप लोगों ने क्लास लिया होगा तो SDG की संख्या को आपने गलत नहीं किया होगा। SDG में 5 की बात करता है, तो जलवायु कार्रवाई करता है, ये गलत बात है क्योंकि इसमें लैंगिक समानता की बात कही गई है। SDG 2 की बात करता है, जिसमें हम बात करते हैं भूखमरी की समाप्ति की, ये भी गलत हो गया। तीसरा बात करता है सतत विकास लक्ष्य 4 की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ये हमारा सही होगा क्योंकि 4 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की गई है।
3 में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य की बात की गई है। 8वां बात करते हैं एसडीजी 8 की बात करते हैं स्वच्छ जल, ये स्वच्छ जल का प्रावधान 6 में किया गया। तो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली की बात करता है, ये हमारा सही आंसर होगा। अब उसके बाद 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं। जो 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ एक तरफ मिसाइल दिया हुआ है, दूसरे तरफ इसके प्रकार दिया हुआ है। आकाश दिया हुआ है, ब्रह्मोस दिया हुआ है, अस्त्र दिया हुआ है, हेलिना दिया हुआ है। हम जानते हैं जो ब्रह्मोस है वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, यानी कि बी का तीसरा हो जाएगा, बी का तीसरा। और आकाश जो है वो सतह से वायु पे मार करने वाली मिसाइल है आकाश। हम लोग जानते हैं आईजीएमडीपी यानी कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा 5 प्रकार की मिसाइलों का गठन किया गया था, जिसे पटना के नाम से हम लोग ट्रिक के नाम से जानते हैं। पृथ्वी, अग्नि, नाग, त्रिशूल, आकाश, ये हमारी मिसाइलें होती हैं। आकाश जो है वो सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल है। तीसरा अस्त्र की बात करते हैं, वो टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल है, यानी कि A4, B3 और C2, यानी कि इसमें तीसरा सही रहेगा। A4, B3, C2, D1, ये हमारा सही रहेगा, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो सही रहेगा, जो सेट हमने पाया। अब इसमें नेक्स्ट बात करते हैं 14वें क्वेश्चन की। मैं आज क्लास नहीं ले पाता, लेकिन लोअर बीसीएस का एग्जाम होने के बाद मुझे लगा कि बच्चों को यानी कि दोस्तों को अपने उस एग्जाम के पैटर्न को बताना है और उसके आंसर को देना है कि जिससे वो मिला सकें और उनके कट ऑफ संबंधित जो भ्रांतियां हैं वो दूर हो सकें। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा सा झेलना पड़ रहा है। अब हम बात करते हैं 14वें क्वेश्चन की। 14वां क्वेश्चन कहता है, किसी निचली अदालत, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है। हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत क्रमशः सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा रिट जारी की जाती है। 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती है। अब इसमें कहता है निचली अदालत के न्यायाधिकरण या प्राधिकरण को पारित आदेश को रद्द करने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है। इसमें उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है, जिसे कहते हैं सरसरी। हमने पॉलिटी की क्लास में इसकी चर्चा की जाती है। उत्प्रेषण रिट, सरसियरी। अब बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की। उत्प्रेषण रिट 2026 में विंबलडन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। 2026 में पुरुष एकल का जो विंबलडन है वो जेनिक सिनर ने जीता है। जेनिक सिनर कहाँ का रहने वाला है, ये रहने वाला है इटली का। इसने विंबलडन एकल का खिताब जीता था। ये टेबल टेनिस का एक मैच होता है। 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्थायी कार्बनिक प्रदूषक POPS के उन्मूलन या न्यूनीकरण से संबंधित है। तो हम देखते हैं जो स्टॉकहोम सम्मेलन है उसमें बड़े पैमाने पर पर्यावरण संरक्षण की बात भी की गई थी। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों को कम करने के लिए भी काम किया गया था, यानी कि स्टॉकहोम सम्मेलन जो 1972 में आयोजित किया गया था, ये आपका आंसर सही होगा। फिर 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर, हम जानते हैं तमिलनाडु के तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर है, का निर्माण किस चोल शासक के काल में हुआ था। इसको हम जानते हैं राजेंद्र चोल प्रथम जी जो हैं उन्होंने इसका निर्माण कराया था। राजराज चोल प्रथम, राजेंद्र चोल नहीं, राजराज चोल प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं इसी के अंतर्गत। आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2015 से 2030, ADR इसको कहते हैं।
के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क की बात करता है, जिसमें 3 आपको कथन दिया हुआ है। पहला कथन दिया हुआ है, यह 6 वैश्विक लक्ष्यों और कार्रवाई के लिए 3 प्राथमिकताओं को निर्धारित करता है। दूसरा कहता है, यह पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण के दौरान बिल्ड बैक बेटर का निर्मित बढ़ावा देता है। इसे आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन के द्वारा शामिल किया गया है। तो इसका तीनों ही ऑप्शन सही होगा। पहला वाला गलत होगा, इसमें 2 और 3 सही होगा क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। मैं इसको कंफर्म करके बताता हूँ। 18वां क्वेश्चन आपको बाद में आपको मिलेगा। 19 क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में आपदा निगरानी की मुख्य भूमिका के साथ कौन सा संयोजन सही सुमेलित है? अब इसमें दिया हुआ है आईएमडी सुनामी, सीडब्ल्यूसी भूकंप, इनकोसिस सूखा। तो जो हमारा ऑप्शन होने वाला है वो है आईएमडी चक्रवात को देखता है, सीडब्ल्यूसी बाढ़ को देखता है, आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या चक्रवात को, सीडब्ल्यूसी यानी कि केंद्रीय जल प्रबंधन आयोग यह देखता है बाढ़ को, और तीसरा जो इनकोइस है यह देखता है सुनामी को। ये हमारा ऑप्शन सही होगा। अब 20वें क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला आंग्ल मराठा युद्ध हम लोग जानते हैं कि 1782 ईस्वी में पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। निम्नलिखित में से किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो हम लोग जानते हैं सालबाई की संधि जो हुई थी वही इसमें माना जाएगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में सालबाई की संधि 1782। 21वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें सुमेलित करने के लिए पूछा है। एक तरफ स्थल दिया हुआ, दूसरे तरफ क्षेत्र दिया हुआ है। लखनसो दारो, दूसरा निंदोवारी, तीसरा धालेमौन, चौथा कालीबंगन। तो कालीबंगन जो है वो हमारा राजस्थान में है। इससे हमारा ऑप्शन क्लियर हो जाता है कि जो सी ऑप्शन है वो हमारा क्लियर हो जाता है। इसमें ए का पहला, बी का दूसरा, अगर आप नहीं पढ़े होंगे तब भी आप एनालिसिस करके इसको देख सकते हैं कि डी का चौथा ऑप्शन। इसमें एक ऑप्शन D4 दिया हुआ है, ये सही होगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, इकोटोन शब्द का क्या तात्पर्य है? हमने विस्तार से चर्चा किया। इकोटोन का मतलब होता है संक्रमण क्षेत्र। संक्रमण क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां पर दो जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं उनके बीच का स्थान होता है, उसे इकोटोन सिस्टम कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए एक नदी का पानी है, दूसरे तरफ समुद्र का पानी है, बीच में हमारा डेल्टा क्षेत्र आ जाता है, वही इकोटोन क्षेत्र होता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक रेगिस्तान का क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, एक तरफ घास भूमियां हैं, बीच का जो क्षेत्र होता है वह कहलाता है इकोटोन क्षेत्र। ये संक्रमण क्षेत्र होता है। तो इसमें दिया हुआ एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पारिस्थितिक स्थितियां अपेक्षाकृत स्थिर रहती हैं, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ एक पारिस्थितिक तंत्र पड़ोसी आवासों में फैलता है, गलत है। एक एकल पारिस्थितिक समुदाय द्वारा वर्चस्व वाला क्षेत्र, गलत है। दो आसन्न पारिस्थितिक तंत्रों के बीच का संक्रमणकालीन क्षेत्र, जो इसकी हमने चर्चा किया। ये 22 का डी ऑप्शन जो होगा, दो आसन्न क्षेत्र वाले पारिस्थितिक तंत्रों के बीच का संक्रमणकालीन क्षेत्र ही आपका इकोटोन सिस्टम कहलाता है। 23वां क्वेश्चन बात करते हैं, कौन सी तकनीक रेडियो लेबल किए गए डीएनए संपीड़ित क्षेत्र यानी कि प्रोब का उपयोग करके एक विशिष्ट डीएनए अनुक्रम की पहचान करता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा सदर्न ब्लॉटिंग। जो सदर्न ब्लॉटिंग होता है वो काम करता है। 23वां का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सदर्न ब्लॉटिंग यानी कि चौथा ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब 24वें क्वेश्चन की बात करते हैं। चौबीसवां क्वेश्चन जो हमारा है इसको इरेज कर दें तब आप लोगों को बताते हैं। चौबीसवां क्वेश्चन जो हमारा बताता है वह है इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश संवैधानिक प्रावधानों और उन्हें लागू करने वाले अधिनियमों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? द्वैध शासन की शुरुआत इसमें दिया हुआ है भारत सरकार अधिनियम 1858। ये तो गलत है क्योंकि द्वैध शासन की जो शुरुआत हुई थी वो 1909 के अधिनियम से 1919 में स्टार्ट हुआ था। 1909 में भी माना जा सकता है।
पृथक निर्वाचन मंडल जो है भारत सरकार अधिनियम 1935, ये गलत है, 1909 में ही स्टार्ट हो गया था। प्रांतीय स्वायत्ता भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ये भी गलत है, 1919 में हुआ था प्रांतीय स्वायत्ता। द्विसदनीय विधायिका भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, ये वाला सही ऑप्शन है। यानी कि 24वां का जो होगा वो होगा द्विसदनीय विधायिका। यह होगा इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1919। 25वें क्वेश्चन की बात करते हैं। जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन यानी कि जीडीपीआर के अंतर्गत भुला दिए जाने के अधिकार को किसी व्यक्ति को क्या करने की अनुमति देता है? तो यह कुछ व्यक्तिगत डेटा को मिटाने का अनुरोध करना, ये हमारा आंसर सही होगा। 25 कब भी है, कुछ व्यक्ति को कुछ व्यक्तिगत डेटा को इरेज या मिटाने का की अनुमति प्रदान करता है। अब 26वां क्वेश्चन की बात करते हैं। माजुली द्वीप किस भारतीय राज्य में स्थित है? यदि हमारी आपने ओडी की क्लास लिया होगा तो उसमें माजुली द्वीप की चर्चा की, जो कि असम में है, जो कि पूरे विश्व का नदी परिस्थित सबसे बड़ा द्वीप है। और इसमें ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ है, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। 27वां क्वेश्चन की बात करते हैं। इसरो ने 2025 में श्रीहरिकोटा से अमेरिका के किस एएसटी स्पेस मोबाइल संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया था? ये ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को प्रक्षेपित किया था। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को प्रक्षेपित किया था इसरो ने। ये करंट अफेयर के सवाल हैं। अब 28वां क्वेश्चन की बात करते हैं। 28वां क्वेश्चन कहता है, पीएम आशा योजना के अंतर्गत दलहन, तिलहन और खोपरा की भौतिक खरीद के लिए कौन सी योजना उत्तरदायी मानी जाती है? वो है पीएसएस, प्राइस सपोर्ट स्कीम। ये पीएसएस जो है स्कीम वो आती है, प्राइस सपोर्ट स्कीम, पीएसएस, दलहन, तिलहन और खोपरा के लिए। 29वां क्वेश्चन बात करते हैं। पेशा अधिनियम 1996, ये पंचायती राज से संबंधित है, कि अनुसूचित क्षेत्रों में लघु वनोपज का स्वामित्व किस प्राधिकारी के नेत होता है? जो ये हमारा होता है वो ग्राम सभा और पंचायत के अंतर्गत होता है। इसमें पहला आंसर सही होगा, ग्राम सभा और पंचायत। अब 30वां क्वेश्चन की बात करते हैं। काला आजार यानी कि विसेरल लिशमैनियासिस, ये वैज्ञानिक नाम है, जो भारत में उन्मूलन के लिए लक्षित एक परजीवी रोग है। लिशमैनिया दोनों वानी के कारण होता है और इसके काटने से मनुष्य में फैलता है। जिसके काटने से मनुष्य में फैलता है वह है सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई या लिशमैनिया, जो आपका रोग है लिशमैनिया डोनो वानी के कारण काटने से मनुष्य में फैलता है। 31वां क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार की पूंजीगत प्राप्ति नहीं है? तो इसमें हमने देखा था जो पूंजीगत प्राप्ति नहीं है वो डिविडेंड इनकम है, जो कि लाभांश आय है, वो उसमें पूंजीगत प्राप्ति में नहीं जोड़ी जाती। लाभांश आय, ये आपका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं 32वें क्वेश्चन की। 32वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 32वां क्वेश्चन कहता है, विनियामक अनुमोदन अनुज्ञप्ति और एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन प्रमाण पत्रों के समर्पण को संसाधित करने के लिए आरबीआई द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो हम जानते हैं जो आरबीआई द्वारा प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया गया था, प्रवाह पोर्टल लॉन्च ये किया गया था, जबकि इसरो के द्वारा प्रवाह ऐप लॉन्च किया गया था।
जो प्रवाह पोर्टल है आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया था। अब 33वें क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें। राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष एसडीआरएफ स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के संबंध में लिखित में से कौन सा कथनों पर विचार कीजिए। एसडीआरएफ का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत किया गया था। केंद्र सरकार सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए इस कोष का 70% और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 80% योगदान देता है। ये तो सरासर गलत है, क्योंकि विशेष राज्य की श्रेणी है तो कम से कम उसमें कम होगा, राज्य होगा तो उसमें अधिक होगा। राज्य केंद्रीय रूप से अधिसूचित सूची में शामिल न होने वाली स्थानीय प्राकृतिक आपदाओं के लिए इस कोष के 10% तक उपयोग कर सकता है। ये सरासर सही है। तीसरा क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन सही है, केवल 3। पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है। अब 34वां क्वेश्चन की बात करते हैं। वह अनुपात जो कार्यशील आयु जनसंख्या पर गैर कार्यशील जनसंख्या के भार को दर्शाता है, क्या कहलाता है? वह है जो हमारा कहलाता है डिपेंडेंसी रेशियो। क्या कहलाता है? डिपेंडेंसी रेशियो। 31वां क्वेश्चन की बात हो गई थी, 34वां क्वेश्चन है, यानी कि पराश्रितता अनुपात। पराश्रितता अनुपात, डिपेंडेंसी रेशियो। 35वां क्वेश्चन की बात करते हैं। किस पूर्व भारतीय राजनयिक को 2026 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति CESCR के लिए फिर से चुना गया था? वो कौन था? रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज जी को संयुक्त राष्ट्र में चुना गया था। ये हमारा ऑप्शन सही होगा। अब 36वां क्वेश्चन की बात करते हैं। ये 36वां क्वेश्चन है, ये इसमें कहा गया है रॉकीज पर्वत के पवनाभिमुख। पवनाभिमुख का मतलब होता है पर्वत पर एक बार पवन चढ़ चुका है, अब उसके दूसरी छोर से उतर रहा है पवन। पवन विमुख ढालों पर चलने वाली गर्म और शुष्क पवन कौन सी है? तो जो फॉन पवन होती है वो चिनूक, हम जानते हैं जो रॉकीज पर्वत है वो उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, और जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप में चलने वाली जो पवनें होती हैं उसे चिनूक कहा जाता है। इसी के नाम पर ही अमेरिका ने अपने हेलीकॉप्टर का नाम चिनूक रखा हुआ है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। सैन फ्रांसिस्को में हिंदुस्तान गदर पार्टी के मुख्यालय को किस नाम से जाना जाता है? ये है जो सैन फ्रांसिस्को में हिंदुस्तान गदर पार्टी है उसको नाम से जानता है। पहला ऑप्शन अभिनव भारत, दूसरा स्वराज भवन, तीसरा युगांतर आश्रम, चौथा इंडिया हाउस, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो युगांतर आश्रम के नाम से जाना जाता है, युगांतर आश्रम। 38वें क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोगजनक कुक्कुटों में रानीखेत रोग, जिसे न्यू कैसल रोग से नाम से भी जाना जाता है, के लिए उत्तरदायी माना जाता है? ये है पैरामेक्सिव वायरस। पैरामेक्सिव वायरस, ये आपका सही आंसर होगा। 39 की बात करते हैं। न्याय सेतु AI चैटबॉट, न्याय सेतु या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, आई एम सो सॉरी, मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि जुकाम हुआ है। तो न्याय सेतु जो चैटबॉट है, AI चैटबॉट, ये न्याय प्रणाली को, न्याय प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए इसको किया गया है। यह एक वॉइस फर्स्ट मल्टी मॉडल और बहुभाषी AI संचालित कानूनी सहायक है। दूसरा जिसे न्याय विभाग के दिशा कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया है। यह वास्तविक समय में बहुभाषी अनुवाद को सक्षम करने के लिए अनुवादनी प्रणाली का प्रयोग करता है। इसमें हमको तीनों ऑप्शन जो है वो सही लगा है, तीनों ऑप्शन सही होगा। पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन सही होगा। अब हम 40वें क्वेश्चन की बात करते हैं।
40वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो 40वां कहता है 1892 ईस्वी में ब्रिटिश राज्य ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए पहले भारतीय कौन थे? वो थे दादा भाई नौरोजी। ये 1892 में चुने गए थे दादा भाई नौरोजी। 41वें क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 2026 में भारत इंडोनेशिया संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री को किस इंडोनेशियाई राज्य सम्मान से सम्मानित किया गया था? ये बिंटांग आदिपुरन था। बितांग आदिपूर्णा। बिटांग आदिपूर्णा से सम्मानित किया गया था। 42वां क्वेश्चन बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नोडल विभाग भारत सरकार की नागरिक अधिकार पत्र यानी कि सिटीजन चार्टर पहल के कार्यान्वयन और संवर्धन के लिए उत्तरदायी माना जाता है? ये है DARPG। DARPG यह प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग से संबंधित है। 43वां क्वेश्चन बात करते हैं। ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 के अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण के संबंध में शिकायत तब दर्ज किया जा सकता है जब ध्वनि स्तर निर्धारित परिवेशी ध्वनि मानक से कितना होना चाहिए? तो इसमें दिया हुआ 10 डेसिबल। 10 डेसिबल ए से या अधिक हो। 10 डेसिबल ए या अधिक हो, ये आपका आंसर हो जाता है। 44वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कौन सा अनुक्रम पारंपरिक कोयला संचालित पावर स्टेशन में ऊर्जा रूपांतरण को सही क्रम में दर्शाता है? तो वो हो जाएगा केमिकल, थर्मल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। तो रासायनिक, उष्मीय, यांत्रिक और वैद्युत। इसको ट्रिक से याद रखेंगे, CTME। 45वें क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण कैंपा के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करें। तो जो कैंपा है उसमें केवल पहला सही है, CAF अधिनियम 2016 और CAF अधिनियम 2018 30 सितंबर 2018 को लागू हुए। ये प्रश्न में केवल पहला सही है, दोनों ऑप्शन गलत हैं। 46वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 46वें से 50 क्वेश्चन ये हम आपको इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग इसको हल करके बताइएगा। जो 46वां आंसर है हमारा, इसमें आपका आया है 54 लाख। जो 47वां आंसर है उसमें 2,44,40,40,000। 48वां जो आया है वो है 4920 रुपये 0.45। 49वां जो है वो उसमें आया 2,32,40,000। 50वें में आया है 216 अनुपाते 245। ये हमारा मैथ का सवाल हो जाता है जिसमें हमने बता दिया है। अब 51 से 55 के भी हम आंसर को देख लेते हैं कि 51 से 55 जो है आंसर क्या क्या आया। सॉरी। 51 से 55 के आंसर को हम देख लेते हैं। आप लोग मिला लीजिएगा कि 51 से 55 तक आंसर क्या है। पहले में 48,000 है, 52वें में इनमें से कोई नहीं, यानी कि 5वां आंसर है। इसका आंसर 4,000 आ रहा था इसलिए ऑप्शन नहीं मिलेगा। 53 ये 72,000 रुपये है। 54 का आंसर देखेंगे तो 4/9 है। 55 का आंसर देखेंगे तो 11,000 है।
अब हम बात करते हैं हिंदी की, जो कि 56वें आंसर से हमारा स्टार्टिंग होता है। ओ तथा औ का उच्चारण स्थान हम जानते हैं, वो औ जो है वो ओष्ठ से बोला जाता है। ये हमारा ओष्ठ होता है। जो 56 है, जो ओ है या औ है, अभी बोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप ये ओष्ठ से बोला जाता है। कंठ व ओष्ठ से। ओ, आप बोलेंगे ओ तो ये ओ ओष्ठ हो गया, दूसरा ओ ये कंठ होता है, इससे होता है। फिर 57वां नंबर देखते हैं हिंदी में। तो जो निम्नलिखित में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग युग्म शब्दों को मध्य या दो शब्दों से संबंध बनाने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसे आप लोग लिखते हैं अलग अलग चीजें, तो योजक यानी कि योग उसको जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है योजक चिन्ह। 98वें क्वेश्चन बात की बात करते हैं। निम्नलिखित कौन सा वाक्य अशुद्ध है? जो अशुद्ध वाक्य है वो है विंध्याचल बहुत प्राचीन है, सप्रमाण सहित। आपको अशुद्ध देखना है तो विंध्याचल जो है बहुत प्राचीन है, ये आपका, इसको हम देख करके आपको बताएंगे। 59वां देखिए, जब कोई राष्ट्रीय या गैर राजकीय संस्था अपने निर्देश, योजना, निर्णय आदि को समाचार पत्रों के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों एवं आम जनता तक पहुंचाती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे विज्ञप्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विज्ञप्ति, जिसकी चर्चा हम सामान्य हिंदी की क्लास में करेंगे। 60वां क्वेश्चन की बात करते हैं। तुमने पढ़ाई की होती तो उत्तीर्ण हो जाती, तो इसमें कौन कौन सा है? हेतु हेतु मद भूत काल जो है, हेतु हेतु मद भूत काल इसमें होता है। 61वां क्वेश्चन बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? इमली, इमली तो है नहीं। दूसरा अनाज नहीं है, किसान नहीं है, तो उत्साह जो हमारा है वो हमारा हो जाता है तत्सम शब्द। 62वां क्वेश्चन की बात करते हैं। आंधी के आम होना, मुहावरे का अर्थ होगा सस्ती चीजें, सस्ती चीजें, ये हमारा आंधी का आम होना हो गया। 63 बात करते हैं, निम्न में से कौन सा दिन शब्द का पर्यायवाची नहीं? दिवा तो है, वार तो है, लेकिन जो पामर है वो पर्यायवाची नहीं है दिन का। 64वां क्वेश्चन बात करते हैं, अन्वेषण का जो होगा संधि विच्छेद वो है अनुधन ऐसण, अनुधन ऐसण जो बी वाला ऑप्शन है इस सीरीज में वो सही होगा। 65वां क्वेश्चन बात करते हैं, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध शब्द है? शारीरिक सही है, अहल्या सही है, अधीन सही है, क्षिति जो है वो गलत होता है, लेकिन ये क्षिति जो है वो भी सही होगा। इसमें इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हमारा सही होगा। ये 65 सवाल जो हैं वो हमने विस्तार से चर्चा किया। अब हम देखते हैं 66वें क्वेश्चन की 66 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं कंप्यूटर में। ये कंप्यूटर का सवाल होगा 66 से। एक उपयोगकर्ता किसी दस्तावेज की ड्राफ्ट प्रतियों की छपाई करते समय स्याही की खपत को कम करना चाहता है। छपाई की गुणवत्ता में कौन सा विकल्प चुना जाना चाहिए? यह है इकोनो मोड। जो इकोनो मोड होता है उसमें छपाई के लिए कम स्याही की आवश्यकता होती है, इकोनो मोड। 67 की क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्ल्ड वाइड वेब के अंतर्गत संबंध में सही है? तो हमारा जो ऑप्शन सी है, टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में एमआईटी में पहला वो खोला। 68वें क्वेश्चन की बात करते हैं, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट घटक उपयोग में किया गया था? वो ट्रांजिस्टर। जो ट्रांजिस्टर है द्वितीय पीढ़ी में किया गया, पहले में वैक्यूम ट्यूब है, दूसरे में ट्रांजिस्टर है, तीसरे में इसी प्रकार से माइक्रो प्रोसेसर है, ये दिया हुआ है। फिर हम 69 क्वेश्चन की बात करते हैं। 69 एमएस एक्सेल में सेल रेफरेंसिंग के बारे में लिखने में से कौन सा कथन गलत है? तो 69 का जो हमारा C R1 C1 ये गलत होगा। R1 C1 का सी ऑप्शन ये गलत होगा। 70वां क्वेश्चन बात करते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम बेलेडी की विसंगति प्रदर्शित करता है? ये 70 का जो ऑप्शन होगा ये फीफो होगा, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये फीफो। 71वें क्वेश्चन की बात करते हैं। आउटलुक की कौन सी विशेषता प्राप्तकर्ताओं को साझा की गई फाइल के नवीनतम संस्करण तक पहुंचने में हमेशा मदद करती है? वो वन ड्राइव सिंक्रोनाइजेशन, वन ड्राइव सिंक्रोनाइजेशन है। 72वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 72वां क्वेश्चन देता है टीसीपी या आईपी प्रोटोकॉल लेयर्स का निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम दिया गया है? तो हमारा जो अनुक्रम है वो एप्लीकेशन है पहले, फिर ट्रांसपोर्ट है, फिर इंटरनेट है, फिर नेटवर्क एक्सेस है। क्या क्या है? एप्लीकेशन, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर उसके बाद आता है इंटरनेट, फिर आता है नेटवर्क एक्सेस। अब 73वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 73वां क्वेश्चन कहता है सामान्य कंप्यूटर एप्लीकेशन सीएडी का पूर्ण रूप क्या है? कैड जो होता है वो हम देखते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसको कहा जाता है, सीएडी कैड को। जो कैड है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इसका पूर्ण रूप होता है। अब 74वें क्वेश्चन की बात करते हैं। इस उतार चढ़ाव के मौसम में जो जुकाम हो जाता है बहुत ही खतरनाक होता है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन हो गया। अब 74वें क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल विश्वसनीय इन ऑर्डर डेटा डिलीवरी की गारंटी देता है और 3 वे हैंडशेक का उपयोग करके कनेक्शन स्थापित करता है? वो है इनमें से कोई नहीं। इसमें से क्यों नहीं? क्योंकि ये एक टीसीपी होता है, टीसीपी होता है, इसलिए इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ई ऑप्शन सही हो जाएगा। 75वें क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्स जिसका नाम पहले ट्विटर था पर क्वाड पोस्ट फीचर का उपयोग इसके लिए किया जाता है, दूसरे यूजर पर कमेंट करके आपको जोड़ा जाता है। ये बी ऑप्शन सही होता है, किसी दूसरे यूजर के पोस्ट को अपना कमेंट कर पर जोड़कर किया जाता है। 76 क्वेश्चन बात करते हैं। पहली सूची को दूसरी सूची से मिलान करते हैं, तो इसमें ऑप्शन होगा डी ऑप्शन A2 B3 C4 D1 ऑप्शन सही होगा। 77 क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वांटम कंप्यूटरों में उपयोग की जाने वाली सूचना की इकाई को क्या कहा जाता है? जो क्वांटम इकाई में सूचना के लिए उपयोग किया जाता है वो उसे क्यूबिट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्यूबिट्स इकाई। आप लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसको पढ़ा होगा। 78 क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण प्रणालियों का कौन सा युग्म क्रमशः 2004 और 2005 में आरबीआई द्वारा उच्च मूल्य और खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को आधुनिक बनाने के लिए शुरू किया गया था? वो आरटीजीएस और नेफ्ट यानी ईएफटी, फास्ट पेमेंट करने के लिए इसको किया गया था। 79 क्वेश्चन को देखते हैं। डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली में प्रेषक की पहचान और संदेश की अखंडता को सत्यापित करने के लिए किस क्रिप्टोग्राफिक तंत्र का उपयोग किया गया है? वो है हैशिंग विद प्राइवेट की साइनिंग, यानी कि निजी कुंजी से हस्ताक्षर के साथ हैशिंग, निजी कुंजी के साथ हस्ताक्षर हैशिंग, ये ऑप्शन सी सही होगा। 80वें क्वेश्चन की बात करते हैं। एक दस्तावेज में हस्तलिखित चेकबॉक्स और मुद्रित टेक्स्ट हो तो चिन्हित किए गए उत्तरों को पढ़ने और मुद्रित टेक्स्ट को अलग से डिजिटाइज करने के लिए किस डिवाइस के संयोजन का उपयोग किया जाता है? वो ओएमआर और ओसीआर का प्रयोग किया जाता है। ओएमआर और ओसीआर का प्रयोग किया जाता है। 81वें क्वेश्चन की बात करते हैं।
उत्तर प्रदेश के बहराइच के करीकोट गांव को निम्नलिखित में से किस श्रेणी के इंडियन सब कॉन्टिनेंट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2025 से प्राप्त हुआ है? वो क्लाइमेट एडॉप्शन एंड रेजिलियंस के लिए प्राप्त किया गया है, जलवायु अनुकूलन और लचीलापन के लिए बहराइच को अवार्ड मिला है। जलवायु अनुकूलन और लचीलापन के लिए अवार्ड प्रदान किया गया है। अब हम बात करते हैं 82वें क्वेश्चन की। आप लोगों को आंसर बता देते हैं। आप लोग आंसर की से अपना जो भी आंसर मिलाए हैं उसको आप माइनस करके 1/3 करके उसको हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारा कितना आंसर बन रहा है। 82वां क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2023 में वाराणसी से रवाना किए गए दुनिया के सबसे लंबे नदी क्रूज का एक क्या नाम है? हम जानते हैं गंगा विलास क्रूज इसका नाम दिया गया था, एमपी गंगा विलास। 83 क्वेश्चन की बात करते हैं। अकबर और उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल के दौरान बस्ती जिले का क्षेत्र अवध सूबे की किस सरकार के अंतर्गत आता था? तो आता था जौनपुर सरकार के अंतर्गत। किसके सरकार के अंतर्गत? जौनपुर सरकार के अंतर्गत। 84वां क्वेश्चन की बात करते हैं। क्रांतिकारी महाकाव्य राम की शक्ति पूजा, आप लोगों ने अगर हिंदी साहित्य पढ़ा होगा तो राम की शक्ति पूजा आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो अपनी उदात्त शैली और भावनात्मक तीव्रता के लिए प्रसिद्ध है, किस छायावादी कवि ने इसको लिखा है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का ये कविता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम की शक्ति पूजा। 85वें क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की ओडीओपी योजना, एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत आने वाले सूचियों को मिलाने है, सुमिलित करना है। बदायूं में जरी जरदोजी बताता है, अयोध्या में गुड़, बलिया में बिंदी, बांदा में सजर पत्थर शिल्प। तो हमारा हो जाएगा A1 B2 C3 D4, यानी कि सामने सामने इसको मिलाना है। छियासीवां क्वेश्चन की बात करते हैं। 86वां जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें बात करता है उत्तर प्रदेश में स्थित इको पर्यटन गंतव्य चूका बीच निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में स्थित है? तो हमारा जो टाइगर रिजर्व है, 4 टाइगर रिजर्व है। दुधवा टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ पर टाइगर रिजर्व है, रानीपुर टाइगर रिजर्व है। तो दुधवा टाइगर रिजर्व में चूका बीच अवस्थित है। 87वां क्वेश्चन की बात करते हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के संस्थापक कौन थे? बाबू शिव प्रसाद गुप्त, आप लोगों को पता होगा, बाबू शिव प्रसाद गुप्त ये काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे। 88वां क्वेश्चन बात करते हैं। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं किया गया है? तो मिड डे मील स्कीम जो है वो शामिल नहीं किया गया है, मिड डे मील स्कीम। 89वां क्वेश्चन की बात करते हैं। ज्ञानोदय के बाद गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ वाराणसी में दिया था पहला उपदेश, जानते हैं जिसको कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, सारनाथ वाराणसी में। 90वां क्वेश्चन की बात करते हैं। 90वां क्वेश्चन जो हमारा कहता है, निम्नलिखित में से किस कृति के में चित्रकूट को रामगिरी कहा गया है? वो है बिरहट, बृहत रामायण। इसमें चित्रकूट को रामगिरी के नाम से जाना गया है। 91वें किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने भूमि सुधार परियोजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम के साथ सहयोग किया है? वर्ल्ड बैंक ने भूमि सुधार के साथ समझौता किया है। 92वें क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से किस हॉकी खिलाड़ी का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था? तो मेजर ध्यानचंद जी हैं, जिनके नाम से खेल रत्न पुरस्कार भी दिया जाता है। 93वें क्वेश्चन की बात करते हैं। गुप्त प्रशासन के पतन के बाद कन्नौज को अपनी राजधानी बनाकर किस राजवंश का उदय माना जाता है? तो हम जानते हैं मौखरी वंश, जिसमें हर्षवर्धन वगैरह भी आते हैं, वर्धन काल। 94वें क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में एक पेड़ माह के नाम वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 के अंतर्गत किसानों को निम्नलिखित में से क्या वितरित
किया गया है। तो कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट किसानों को प्रदान किया गया है जिससे उनकी आय दोगुनी हो सके। कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट। 95वें क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्मारक इस्तांबुल के सबलाइम पोर्ट की स्थापत्य कला से प्रेरित है? वो हमारा है रूमी दरवाजा, जो है लखनऊ में, वो इस्तांबुल से मिलता जुलता है। 96वां क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में जल संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अप्रैल 2026 में कौन सी पहल शुरू की गई थी? तो जल पखवाड़ा अभियान शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश के द्वारा। जल पखवाड़ा अभियान। 97वां क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर, गोंडा, बहराइच और श्रावस्ती जिले इनमें में से किस मंडल के अंतर्गत आते हैं? तो देवी पाटन जो मंडल है उसके अंतर्गत ये चारों जिले आते हैं। 98वां क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पुरस्कार विजेता और क्षेत्र दिया हुआ है, इसमें आप लोग मिला करके देख लेंगे। इसका ऑप्शन बी वाला सही है। A3, B4, C1, D2। 99वां क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश के नंद बाबा दुग्ध मिशन का हिस्सा नहीं है? जो नंदिनी कृषक समृद्धि योजना है वो इसका हिस्सा नहीं मानी जाती। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। अब 100वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 100वां क्वेश्चन जो है, उत्तर प्रदेश की किस क्षेत्रीय बोली को भाषाई रूप में उकार, उपकार, उकार बहुला के रूप में वर्गीकृत किया गया है? क्योंकि इसमें उ ध्वनि पर समाप्त होने वाले शब्दों का व्याकरणिक प्रयोग प्रमुखता से होता है। तो बुंदेली जो भाषा है उसके लिए ये प्रयोग किया जाता है। कौन सी? बुंदेली। तो जो 100वें का आंसर है वो बुंदेली हमारा हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स हमने 1 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन का विस्तृत अध्ययन किया है। किस आप लोग ऐसा कीजिएगा, आप लोग इसको मिलाइएगा 1 से 100 तक। हम एक शॉर्ट वीडियो में इसके कट ऑफ की चर्चा आप लोगों के समक्ष कर देंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को इस वीडियो में पसंद आएगा। आप लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।